गर्मी का मौसम था। हरिपुर नाम के गांव में मुकेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका बेटा राजू 4 साल का था और उसकी बेटी कोमल 6 साल की थी। माँ, आज कितनी ज्यादा गर्मी है, पिताजी को बोलो ना घर में एक कूलर ले आए। बेटा, अभी हमारे पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। घर में एक ही पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, यह पंखा कहाँ चलता है? यह पंखा इतना धीरे धीरे घूमता है कि इसकी हवा भी नहीं लगती। वो देखो, राजू भी गर्मी से कितना परेशान हो रहा है। माँ, हाँ माँ, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा मन कर रहा है कि मैं ठंडे पानी में ही बैठा रहूं। इस गर्मी में तो मुझे ठंडा पानी भी बहुत पीने का मन कर रहा है। बेटा, एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है और हम इतने अमीर भी नहीं हैं कि गर्मी से बचने के लिए अपने घर में AC या कूलर लगवा सकें। राधा अपने बेटे से ऐसा कह रही होती है कि तभी मुकेश वहाँ आ जाता है। हे भगवान, इस साल तो आपने कुछ ज्यादा ही गर्मी कर रखी है। खेत में काम करते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। मुझसे तो और ज्यादा काम ही नहीं हुआ, इसलिए मैं घर आ गया। राधा, मेरे लिए कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए बना दो तो अच्छा लगेगा। राधा सबको नींबू पानी बना कर देती है। माँ, ये नींबू पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। अगर इसके अंदर बर्फ होती तो और भी मजा आता। कुछ देर बाद शाम हो जाती है तो राधा खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाते बनाते वह पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो जाती है। हे भगवान, हम गरीबों के लिए न तो यह गर्मी अच्छी है और न ही सर्दी। इतनी गर्मी में ऐसा हाल हो रहा है कि अभी बेहोश होकर गिर जाऊं, और सर्दी में इतनी ठंड लगती है कि शरीर जमने को हो जाता है। खांसी हर मौसम, हर समय। ऐसा लगता है न ज्यादा सर्दी होती और न ही ज्यादा गर्मी, तो सब कितना अच्छा होता ना। ऐसा तो होने से रहा, राधा ऐसा होता तो क्या ही बात थी। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मकान मालिक वहां आ जाता है और मुकेश से कहता है, अरे भाई मुकेश, तू तो इस बार भी मेरे घर का किराया नहीं देने आया। क्या बात है, तू ये बता, इस बार भी किराया देना है या नहीं देना? नहीं नहीं रामलाल भाई साहब, किराया तो देना ही है, लेकिन इस बार कुछ आमदनी नहीं हुई है। आप मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए तो मैं एक साथ आपका सारा किराया चुका दूंगा। ये बात तो मैं तुम्हारे मुंह से पिछले 2 महीने से सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे 1 महीने का भी किराया नहीं मिला। इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी तो रात होने वाली है, इसलिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कल सुबह होते ही अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। इतनी गर्मी में मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मेरे घर में रहना है तो मुझे अभी के अभी किराया दे दो, वरना कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाओ। मुकेश ने बहुत विनती की, पर उसका मकान मालिक उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अगले ही दिन वह मुकेश को उसके बीवी बच्चों सहित घर से बाहर निकाल देता है। इतनी भयंकर गर्मी में मुकेश अपने परिवार के साथ सड़क पर आ जाता है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे जी? इतनी गर्मी में कहीं बच्चों की तबीयत ना खराब हो जाए। हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो उनसे मदद मांग ले। चलो अपने गांव के चौराहे पर जो बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे जाकर बैठते हैं, वहीं ठंडी छांव में सोचेंगे कि अब क्या करना होगा। जैसे जैसे दोपहर हो रही थी, वैसे वैसे गर्मी और बढ़ती जा रही थी और इधर राजू की तबीयत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। तभी राधा मुकेश से कहती है, ए जी, राजू की तबीयत अब खराब हो रही है। वो हमारा पड़ोसी है ना, मंगरू भैया, आपका जिगरी दोस्त, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो भाग्यवान, मंगरू हमारी मदद जरूर करेगा। दोस्ती आखिर किस दिन काम आएगी। वह दोनों अपने बच्चों को लेकर मंगरू के घर की तरफ तेज धूप में निकल पड़ते हैं। पसीने से तरबतर, हर कदम भारी लगता है। मंगरू के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी दोपहर की भरी गर्मी में कौन दरवाजा खटखटा रहा है? अजी, बैठे बैठे बातें बना रहे हो?
जाकर देखो तब पता चलेगा ना। तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप लस्सी बनाओ। अरे मुकेश, तू पूरे परिवार के साथ इस वक्त सब ठीक तो है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है मंगरू भैया। 2 महीने से मैं किराया नहीं भर पाया था, जिस कारण मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। और इस समय तेज धूप और भीषण गर्मी की वजह से राजू की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। आज शाम तक अगर तू इजाजत दे तो हम तेरे घर में रुक सकते हैं। जैसे ही शाम थोड़ी ठंडी हो जाएगी हम तेरे घर से निकल जाएंगे। देख भाई मुकेश, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूं, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे भी पूरा परिवार एक साथ है, माफ करना भाई, मैं नहीं रख सकता हूँ। कैसी बात कर रहा है मंगरू? मैं भी तो हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरे साथ खड़ा रहा हूँ, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई है तो तू मुझ फेर रहा है। ऐसा मत कर भाई, सिर्फ दोपहर काट जाने की ही तो बात है। मेरा बेटा बीमार हो रहा है। सब समझता हूँ मुकेश, पर मैं सच में नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। मुकेश कुछ और बोल पाता उससे पहले ही मंगरू ने उसके मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। यह लो जी, लस्सी पियो। कौन था जी दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वह मुकेश और उसका पूरा परिवार था। उसको मकान मालिक ने घर से निकाल दिया, इसलिए वह यहाँ रुकने को आया था, लेकिन मैंने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरे जी, मुकेश तो आपका अच्छा दोस्त है ना? उन्होंने हमारी कितनी बार मदद की है। आपने जो किया वो ठीक नहीं किया जी। अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो हर किसी को रख लूं? और कैसा दोस्त? अब उसके पास न घर रहा न कोई सहारा, तो वो मेरे किस काम का? मैं दोस्ती तभी रखता हूँ जब तक सामने वाले से कोई फायदा हो। भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ये बड़े बोल ही एक दिन आप पर भारी पड़ जाएं। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लो लस्सी पियो, बड़े ही स्वादिष्ट बनी है। उधर मंगरू गर्मी में ठंडी लस्सी का मजा ले रहा था, तो वहीं मुकेश का परिवार तेज धूप में बीच सड़क पर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ए जी, आप तो मेरा दोस्त कहकर जान लुटाते थे ना, और अब देखिए उसने तो हमें दोपहर तक रुकने भी नहीं दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना, बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन मंगरू से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। राधा, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। जी, पर आप इतनी कड़ाके की धूप में पानी कहाँ ढूंढोगे? मैं देखता हूँ, शायद कहीं आसपास कुछ मिल जाए। कड़ाके की धूप में रमेश पानी की तलाश में इधर-उधर भटकने लगता है, और उधर राधा दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ की छांव में बैठी रहती है। तभी 2 आदमी उसी पेड़ की छांव में खड़े होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे मोहन भाई, तुम्हारा दूध का व्यापार तो बड़ा ही अच्छा चल रहा है, तो फिर तुम एक और गाय क्यों नहीं खरीद लेते? अपने दूध के व्यापार को और बड़ा क्यों नहीं करते? अरे भाई, मैं दूध के व्यापार को बड़ा तो करना चाहता हूँ, पर गाय की देखभाल के लिए मुझे एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा आदमी हो तो मुझे जरूर बताना। सब बातें राधा चुपचाप बैठे बैठे सुन रही थी। फिर वह धीरे से बोलती है। भाई, मैं आपकी गाय की देखभाल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने घर पर गाय की देखभाल के लिए काम पर रख लो। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मैं अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा, पर तुम्हारे 2 बच्चे हैं, क्या तुम काम को सही तरीके से कर पाओगी? सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें गाय की देखभाल करनी होगी, जैसे कि गाय को चारा देना, गाय की जगह को साफ सुथरा रखना, गाय को नहलाना, ये सारे काम तुम्हारे जिम्मे होंगे। अगर तुम ये सब काम करने के लिए तैयार हो तो बोलो, और हाँ, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, सिर्फ 2 किलो दूध मिलेगा। हाँ मोहन भाई, आप मेरे दोनों बच्चों की फिक्र मत कीजिए, ये दोनों बहुत समझदार हैं। और रही बात गाय का काम करने की, तो सारा काम करने को तैयार हूँ, सुबह से शाम तक, जैसे आप कहें। और हाँ, मुझे ये भी मंजूर है कि आप मुझे मेहनत के बदले सिर्फ 2 किलो दूध दोगे, पर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त है तुम्हारी, बताओ। शर्त मेरी ये है कि मेरे पास अभी ठहरने के लिए कोई घर नहीं है। हम लोग पूरा परिवार 2 दिन तक आपके गाय वाले घरों के पास ही रहेंगे, उसके बाद हम लोग कोई नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। ठीक है, अगर ये शर्त तुम्हें मंजूर है तो फिर चलो मेरे साथ मेरे घर। कुछ देर बाद मुकेश पानी की एक बोतल लेकर लौट आता है, और सभी मिलकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं।
इसके बाद राधा का पूरा परिवार मोहन के घर रहने के लिए चला जाता है। 2 दिन तक वे लोग वहीं मोहन के घर के पीछे बने गौशाले के पास ठहरते हैं। फिर उन्हें गांव में एक छोटा सा घर किराए पर मिल जाता है। इधर राधा मोहन के घर रोजाना गाय की देखभाल करती। शाम को वह रोज 2 किलो दूध लेकर घर आ जाती। अरे राधा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम मोहन से सिर्फ 2 किलो दूध पर ही काम करने को तैयार हो गई। तुमने उससे पैसे क्यों नहीं मांगे? ये 2 किलो दूध से क्या हमारा घर का खर्च चल जाएगा? और तुम्हें तो पता ही है कि इन दिनों हमारे खेतों का काम भी अच्छा नहीं चल रहा है। जी, आप सही कह रहे हो। 2 किलो दूध से तो घर नहीं चलेगा, पर आप देखना, मैं इसी दूध से कैसे अपने घर का खर्चा निकालती हूँ। फिर राधा ने उस दूध को अच्छे से पकाया और उसमें जोरन डालकर दही जमाया। और सुबह होते ही मोहन के घर काम पर जाने से पहले वह गांव में अपना दही बेचने चली जाती है। दही ले लो, दही, ताजी मीठी खट्टी दही ले लो। इस गर्मी में अगर इसी दही की लस्सी बनाकर पियोगे तो सच कहती हूँ गर्मी का पूरा आनंद उठा पाओगे। दही ले लो, दही। एक बार जो मेरी दही खाओगे तो बार बार दही मांगोगे। इस तरह से राधा पूरे गांव में घूम घूम कर दही बेचती है। गांव के लोग पहले दही चखकर देखते हैं, फिर उसकी तारीफ करते हुए खुशी खुशी दही खरीदते हैं। तुम्हारी दही तो सच में बहुत अच्छी है। लो, मुझे आधा किलो दही दे दो। हाँ राधा बेटिया, तुम्हारी दही तो सच में कमाल की होती है। इस गांव में और भी लोग दही बेचने आते हैं, पर उनकी दही में तुम्हारी जैसी गाढ़ापन और स्वाद नहीं होता। उनकी दही में तो अक्सर पानी रहता है, पर तुम्हारी दही बस एकदम जमकर बनी होती है। इस तरह से राधा की सारी दही बिक जाती है। राधा बिटिया, मुझे भी 1 केजी दही दे देना। माफ कर देना काकी, आज तो दही बिल्कुल भी नहीं बची है। कल मैं पक्का आपके लिए दही लेकर आऊंगी और सबसे पहले आपको ही दूंगी। राधा दही बेचकर घर आ जाती है। फिर मोहन के यहाँ गाय की देखभाल करने चली जाती है। मोहन भाई, आप मेरी मेहनत की कीमत जरा सी बढ़ा देते तो अच्छा होता। राधा, अभी तो तुम्हें काम करते हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और तुम अपने काम की कीमत बढ़ाने की बात कर रही हो। थोड़ा सब्र रखो, कुछ दिन और मन लगाकर काम करो, फिर मैं खुद ही तुम्हारा दूध बढ़ा दूंगा। शाम हो जाती है। तभी राधा का पति मुकेश राधा से कहता है, लेकिन क्या बात है राधा, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। सब ठीक तो है ना? क्या ही बताऊं आपको जी, मेरे दही गांव वालों को बहुत पसंद आ रही है और मैं किसी किसी को दही तो दे ही नहीं पाती हूँ। मुझे अपनी दही की कारोबार को और बढ़ा करना था, पर मालिक ने दूध देने से मना कर दिया। काम करो राधा, तुम मालिक के यहाँ से थोड़ा दूध खरीद लो और फिर दही जमा कर अपने कारोबार को बढ़ा लो। फिर अगले दिन से राधा ने मोहन से 2 किलो दूध और खरीद कर और फिर उसे अच्छे से पकाकर दही जमा दी। फिर अगली सुबह वह गांव में बेचने चली जाती। काकी, यह लीजिए आपकी दही। अब से सबसे पहले दही आपको ही दिया करूंगी। हाँ, ठीक किया राधा बिटिया, जो तूने सबसे पहले मुझे ही दही दे दी, क्योंकि तुम्हारी दही तो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है और मुझे दही से ही दवा लेनी होती है। जिस दिन तुम्हारी दही खत्म हो जाती है उस दिन मैं बिना दवा खाए ही रहती हूँ। अब मैं चलती हूँ। राधा की दही मीठी, ताजी और गाढ़ी होने के कारण गांव वालों को बहुत पसंद आती थी। अब तो राधा की दही की चर्चा पूरे गांव में होने लगी और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी थी। तभी राधा दही बेचकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में ही राशन की दुकान पर उन्होंने राशन खरीदने को सोचा। जब उनकी नजर राशन की दुकान पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वहां 2 लोग पहले से ही खड़े हैं और ठंडे पानी का मजा ले रहे हैं। चलो मैं भी चलती हूँ, उस राशन दुकान में राशन भी खरीद लूंगी और मुझे भी बहुत जोर से प्यास लगी है और ठंडा पानी भी पी लूंगी। लगता है कि तुम दही का कारोबार करती हो। मुझे भी 1 किलो दही दे दो। भैया, मेरी दही तो खत्म हो चुकी है। क्या कहा? दही खत्म हो चुकी है? इसका मतलब तेरी अच्छी कमाई हुई है। चल पैसे निकाल। और यह पैसे मैं तुम्हें कैसे दे दूं? मैं बड़ी मेहनत से तपती दोपहरी में नंगे
पांव दरियों घूमकर दही बेचती हूँ ताकि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना जुटा सकूं और घर का राशन भर सकूं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम पैसे नहीं दोगी? फिर वे दोनों राधा की पैसों की गठरी छीन लेते हैं। राधा चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके घर पहुंचते ही मुकेश ने राधा से बोला, क्या बात है राधा, आज तुम्हें घर आने में देर हो गई। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी तो मैं दुकान पर पानी पीने लगी। और इधर जब मोहन को इस बात का पता चलता है कि राधा दही के नाम से प्रसिद्ध हो गई है और उसकी अच्छी कमाई होने लगी है, फिर उसके अंदर एक जलन की भावना फिर से प्रकट हो जाती है और वह मन ही मन सोचता है, राधा तो बहुत चालाक निकली, मेरे ही दूध से अपना दही बेचने का कारोबार कर रही है और मेरे दूध से ज्यादा अब इसके दही की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। ऐसे में तो मेरा दूध का व्यापार ठप हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना होगा वरना मेरा सारा काम चौपट हो जाएगा। एक दिन मोहन ने राधा की दूध में पानी डालकर राधा को दिया। जब राधा घर जाकर इसे अच्छे से पका रही थी तो उसे पता चल गया कि दूध में बहुत ज्यादा पानी की मात्रा है। फिर भी उसने अच्छे से पकाने की कोशिश की और जोरन डालकर दही जमाई, लेकिन पानी की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि दही बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। तभी राधा ने सोचा, आज मैं दही बेचने नहीं जाऊंगी। ऐसी दही लेकर गांव जाने से तो अच्छा है कि नहीं जाऊं। इतनी पानी वाली दही मुझसे कोई नहीं खरीदेगा। फिर बड़े उदास मन से राधा घर पर लेट जाती है। तभी उसके दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। बेटा, मैंने सुना है कि तुम दही बेचने का कारोबार करती हो। तुम्हें चौराहे पर आज तुम्हारा बहुत इंतजार किया, पर तुम दही लेकर नहीं आई, इसलिए मुझे तुम्हारे घर दही लेने आना पड़ा। वो क्या है ना कि मेरे घर पर आज पूजा है, तो उस पूजा में दही का होना बहुत जरूरी है। बाबा, मेरे दही आज बिल्कुल अच्छे नहीं जमे हैं, इसलिए मैं दही लेकर गांव में नहीं गई क्योंकि यह पानी वाला दही गांव वालों को पसंद नहीं आएगा। लाओ बेटा, मुझे दही दे दो। तुम्हारे जैसी भी दही है मैं उसे ले जाऊंगा। राधा ने बाबा को दही निकाल कर दे दी। बाबा जब राधा को पैसे देने लगे तब राधा बोली, बाबा, ये पैसे मैं नहीं लूंगी क्योंकि ऐसे भी ये दही बर्बाद ही थी। आप ये दही को ऐसे ही रख लो। बेटी, तुम पैसे नहीं लेना चाहती हो तो ठीक है, मत लो, मगर मेरी इन 4 घड़ा में से कोई भी एक घड़ा लो। ये तुम्हारे कर्मों की घड़ा है। अगर तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे तो इस घड़े में अच्छा फल मिलेगा। अगर तुम्हारे बुरे कर्म होंगे तो इस घड़े में तुम्हें बुरे कर्म का फल मिलेगा। मोहन एक पेड़ के पीछे खड़े होकर यह सब सुन रहा था। जब उसने देखा कि बाबा घड़े दे रहे हैं तो वह भी दौड़े दौड़े आया और बाबा से बोला, बाबा, क्या मैं भी इसमें से घड़ा ले सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम भी इसमें से कोई एक घड़ा ले लो और अपने कर्म को आजमा लो। राधा और मोहन उसमें से एक एक घड़ा ले लेते हैं। फिर साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और वे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जब राधा अपने घड़े को खोलती है तो उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलते हैं और मोहन जब अपने घड़े को खोलता है तो उसमें से कंकड़ और पत्थर निकलते हैं। ए जी, देखो ना, हमारे घड़े से सोने के सिक्के निकले हैं। ये सब हमारे कर्मों का फल है, बाबा ने कहा था। अरे वाह राधा, हमारे तो भाग्य चमक गए। अब तुम इन सोने के सिक्कों से अपना दही का व्यापार बढ़ा दो। राधा, देखो ना, इन सोने के सिक्कों से मैं एक गाय खरीद कर लाऊंगी। अब हमें दूसरों के घर से पानी वाला दूध लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको भी इतनी कड़ी धूप में काम करने की कोई जरूरत नहीं रही। अब आप भी थोड़ा आराम करो। राधा और मुकेश दोनों बाजार से एक गाय खरीद कर ले आते हैं। राधा के घर पर गाय को खड़ा देखकर मोहन समझ जाता है कि इसी घड़े में से सोने के सिक्के निकले होंगे, तभी इसने गाय खरीदी है। राधा के घर गाय देखकर मोहन के मन में ईर्ष्या पैदा होती है। राधा को अपने से ऊपर नहीं होने दूंगा। मैंने ही इसे रहने के लिए घर दिया था और ये आज यहाँ तक पहुँच गई है। मुझे कुछ करना ही होगा। इधर राधा और मुकेश दोनों दूध को अच्छे से पकाते हैं और उसमें जोरन डालकर ढाक देते हैं। फिर वे लोग सोने चले जाते हैं। इधर मोहन रात होने का इंतजार करता है। सभी जब सो जाते हैं तब मोहन चुपके से राधा के घर आता है और दही के मटके को चोरी करके ले जाता है। जब राधा सुबह उठती है तो देखती है कि उसके दही के घड़े घर से गायब हैं। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक चलता है। मोहन हर रात राधा के घर आता है और दही के मटके उठा कर ले जाता है।
एक दिन राधा ने सोचा कि क्यों न हम अपने दही में लाल रंग मिला दें। जो भी मेरा दही खाएगा वो पकड़ा जाएगा। फिर राधा ने अपने दही में लाल रंग मिलाकर दही जमाई। फिर सुबह होकर जब राधा गांव की तरफ जा रही थी तो राधा ने देखा कि मोहन के बच्चों के हाथ और जीभ लाल हैं। फिर राधा जाकर उनसे पूछती है, बेटा, ये तुम्हारे हाथ और जीभ कैसे लाल है? मैं दही खाया था, मेरे घर में लाल रंग की दही बनी है। लाल रंग की दही मेरे घर में बहुत सारी है। अच्छा, तो इसका मतलब मोहन ही मेरी दही चुरा कर ले जाता था। फिर राधा ने यह सारी बात अपने पति मुकेश को जाकर बताई। वे दोनों पति पत्नी मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं और मोहन की चोरी के बारे में बताते हैं। फिर मुखिया मोहन को बुलवाता है। वह देखता है कि मोहन के भी हाथ और मुंह भी लाल हैं। मुखिया जी, मैंने इनकी दही चोरी नहीं की। मेरे ये हाथ और मुंह तो आइसक्रीम खाने से हुए हैं। मैं भला क्यों चोरी करूंगा इनका दही? अरे मोहन, मैंने तो ऐसा कुछ तुमसे पूछा ही नहीं। तुमने तो खुद ही अपना चोरी कबूल कर लिया। अब तुम पकड़े ही गए हो तो ये बता ही दो कि तुमने राधा की दही क्यों चोरी की थी। मुखिया जी, मैंने राधा को अपने घर में रहने की जगह दी, काम दिया। फिर राधा ने मेरे काम को छोड़कर अपने कामों में लग गई और मुझसे ज्यादा ही तरक्की करने लगी। यही वजह है कि अपने से नीचे वाले इंसान को ऊपर बढ़ते देख नहीं पा रहा था। मुझे उसकी तरक्की से ईर्ष्या होने लगी थी। इसलिए मैं राधा की दही चोरी करने लगा ताकि राधा हमसे आगे ना बढ़ सके। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये माफी लायक काम नहीं है। तुमने किसी के घर में जाकर चोरी की और अपने अंदर जलन की भावना को प्रकट किया। इसकी सजा ये है कि तुम राधा के घर में गाय की देखभाल करोगे। तभी तुम्हें समझ में आएगी दूध दही की कीमत क्या होती है। तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। मुखिया मोहन को उसकी करनी का फल देते हुए राधा के घर में गाय की देखभाल करने की सजा सुनाता है। मोहन भी अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और राधा के घर में गाय की देखभाल करने लगता है। राधा और मुकेश दोनों गांव में जाकर दही बेचते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों की तरक्की रोकने की कोशिश में हम खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। ईमानदारी और कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है।